हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट SYGC का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी 4 क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर चुके हैं, तो आज 5वां क्वेश्चन करेंगे और टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये है क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल क्वेश्चन है। अब तक हमने जो जो किया उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है नहीं, तो सब ठीक ही चलेगा। तो एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही दूंगा, एक छोटा सा रिवीजन मैं करवा देता हूँ आपको, अगर किसी को कुछ क्लियरिटी नहीं आई है तो। देखना, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसमें हम प्रॉफिट फाइंड आउट करने वाले हैं और एसेट लायबिलिटी कितनी है वो पता करने वाले हैं। प्रॉफिट कहाँ पर फाइंड आउट करेंगे? ट्रेडिंग P&L में, और एसेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में बनती है। देखना, हमें एसेट लायबिलिटी मतलब ये जो बैलेंस शीट है ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हमें थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन रहा भी ना, तो वो थोड़ा बहुत रहा भी तो इसमें जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। तो छोटा सा एक रिवीजन करवा देता हूँ मैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा समझो कि हमारी फैक्ट्री का अकाउंट है। फैक्ट्री का अकाउंट मतलब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं उसके ऊपर और फिर बेचते हैं। समझा? क्या करते हैं, एक गुड्स परचेस करेंगे हम लोग, उस पर थोड़ा प्रोसेसिंग करेंगे और फिर बेचेंगे। गुड्स परचेस पहले कहाँ पे गया? समझना, हमारा एक फैक्ट्री है और एक है ऑफिस। याद रखना, क्या है? एक फैक्ट्री है और एक ऑफिस। हमारा मेन जो काम है ना, ये फैक्ट्री में होता है, क्योंकि हम परचेस करेंगे सबसे पहले गुड्स कहाँ पर आएगा? फैक्ट्री में आएगा। तो गुड्स यहाँ पर आएगा, मतलब हमारे परचेस से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस है ना, और उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होने वाली है उससे रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। फिर से बता दो, हम जो गुड्स परचेस करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे, थोड़ा वो जो भी प्रोसेसिंग करने वाले ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। मतलब उससे रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। और एक बार वो प्रोसेसिंग हो गई, अब इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है ना, इसके अलावा जो भी, फिर वो कहाँ पर हो सकते हैं? ऑफिस में, क्योंकि हमारा ये फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, और दूसरा है ऑफिस। मेरे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस अलग ही है, जो डायरेक्टली मेरे गुड्स से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेस करने से रिलेटेड एक्सपेंस है, वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा। और इसके अलावा बाकी जो जितने भी एक्सपेंसेस है ना, मैं सब ऑफिस में लिखूंगा, मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे P&L अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आने वाले वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले जाते हैं, जो मेरी फैक्ट्री से या फिर प्रोडक्शन से, परचेस से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? एक तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में बता दिया कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे मेरे परचेस रिलेटेड और प्रोसेसिंग या फिर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। फिर से बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएंगे? मेरे परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब ही परचेस या फिर परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस, परचेस और परचेस रिलेटेड, और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस। समझा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर देन दिस, मतलब मेरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्या बोला मैंने? ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा? मैंने बोला था परचेस और प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं। तो एक तो परचेस करके कहाँ पर आएंगे? फैक्ट्री में। ऑफिस में थोड़ी आएगा, फैक्ट्री में आएगा, तो परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मैं परचेस तो करता हूँ, लेकिन परचेस तो क्या उन गुड्स का कॉस्ट हुआ, वो परचेस मतलब उन गुड्स का कॉस्ट जितने में खरीदा था वो। लेकिन अब मैं परचेस कर रहा हूँ, मैंने क्या किया? किसी टेम्पो में, ट्रक में डाल के लाया उसको, तो ट्रक वाले को तो कुछ देना पड़ेगा ना, उसको बोला जाता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड लिखना, कैरेज इनवर्ड। तो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, और कुछ एक्सपेंस हो सकता है जो परचेस रिलेटेड है। समझो ये तो मैं इंडिया में से ही खरीदा, लेकिन अगर मैं दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स खरीद रहा हूँ तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट ड्यूटी एक टैक्स होता है, इंपोर्ट करने के बदले एक टैक्स देना पड़ता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी मेरा परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, तो ये एक एक्सपेंस हो जाएगा। एक और एक्सपेंस होता है, जैसे मुझे ना कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? तो ये एक टाइप का टैक्स है, ये भी मेरी इंडियन टेरिटरी में गुड्स
अनलोडिंग करने से पहले ना एक टाइप का टैक्स देना पड़ता है मुझे कस्टम्स अथॉरिटी को। तो ये भी मेरा परचेज रिलेटेड हुआ ना, मतलब परचेज करने के दौरान ही मुझे वो खर्चा करना पड़ा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और क्या हो सकता है, अब ये हो गया परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस। वो कैरेज इनवर्ड बोला था ना मैंने, उसको फ्रेट इनवर्ड भी बोला जाता है। फ्रेट इनवर्ड मीनिंग सेम है। अब आते हैं और कुछ एक्सपेंसेस, ये था परचेज रिलेटेड। अब प्रोडक्शन रिलेटेड हो सकता है। अब गुड्स तो एक बार फैक्ट्री में आ गया मेरे, फैक्ट्री में आके अब क्या होएगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होएगा। कौन करेगा, वर्कर लोग करेंगे, उनको कुछ देना पड़ेगा, वेजेस बोलेंगे उसको, पता ही अपने को। तो फैक्ट्री में वेजेस देने पड़ते हैं वर्कर्स को, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और कुछ मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे मैंने मेरा कुछ फॉर्मूला या फिर मैं जो प्रोसेसिंग करता हूँ ना, एक्चुअल में वो जो भी प्रोसेसिंग करता हूँ, वो मार्कर का मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे उसका डिज़ाइन था वो मेरा नहीं था, वो मैंने किसी और का लिया था। तो डिज़ाइन यूज़ करने के बदले मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ना उसको, तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंस हुआ कि नहीं, लेकिन ये मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है। और फिर मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड और कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मोटिव पावर, कुछ मेरी मशीन्स वगैरह चलती है, उसमें कुछ फ्यूल वगैरह लगता है, कोल गैस वगैरह वगैरह, वो सब। फैक्ट्री का लाइटिंग वगैरह हो गया, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगता है, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ता है, फैक्ट्री का मैंने इंश्योरेंस निकाला हूँ पूरी फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री से रिलेटेड पता चल रहा है नाम से ही, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब आते हैं, समझा इतना आई होप। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब मेरे जो इसके अलावा एक्सपेंस है, मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। जैसे क्या हो सकता है, मेरे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फैक्ट्री का कुछ काम है इसमें नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो ऑफिस का समझ लेना। रेंट, सिर्फ रेंट है तो भी पीएनएल अकाउंट। ऑफिस रेंट तो पीएनएल में जाएगा, ऑफिस रेंट पीएनएल अकाउंट। ऑफिस का इंश्योरेंस या फिर सिर्फ इंश्योरेंस बोला है तो ऑफिस का ही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आता है मेरा सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस क्या हो सकता है, तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, अब मेरा गुड्स बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मेरे गुड्स को एक ट्रक या टेम्पो में, जैसे मैंने गुड्स परचेस किया था तब भी दिया था ना, तो गुड्स बाहर लेके जा रहा हूँ, तो फिर ना थोड़ी ना सिर्फ उठा के लेके जाऊँगा मार्केट तक, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ट्रक या टेम्पो में डाल के लेके जाऊँगा। फिर से क्या होगा, मुझे कैरेज देना पड़ेगा, लेकिन अब इसको बोलूँगा मैं कैरेज आउटवर्ड। तो ये तो कैरेज आउटवर्ड है ना, तो इनवर्ड और ये आउटवर्ड, पहले वाला इनवर्ड और ये आउटवर्ड, दोनों में फ़र्क है। पहले वाला इनवर्ड था इसलिए फैक्ट्री में था, ये आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड। गुड्स रेडी हो गया ना, तो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ना, तो ये ऑफिस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड्स सेल कर रहा हूँ मैं, लेकिन आउटसाइड इंडिया, दूसरी कंट्री में सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगे तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। और बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे अब कुछ पार्टनर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे पार्टनर्स को मैंने सैलरी दिया, सैलरी पेड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दिया था, सैलरी पेड। याद रखना, वेजेस एंड सैलरीज ऐसे दोनों दिया ना एक साथ में, तो पहला वर्ड वेजेस है ना, तो वेजेस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस तो पहला वर्ड सैलरी है, तो सैलरी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप थोड़ा आइडिया आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फटाफट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है, नाम है उनका अर्चना एंड प्रेरणा। तो सबसे पहले इनका हेडिंग क्वेश्चन के ऊपर ही सबसे पहले लिखना है, देखो, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, ये नाम लिखना जरूरी है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। रेशो दिया है, देखो इस बार हमको रेशो क्या दिया है, 2:1। तो याद रखना ये रेशो हमें काम आने वाला है। फिर है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। कुछ ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स दिया है गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का ईयर एंड है हमारा, तो वो लिख दिया हमने। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, एज ऑन दैट डेट बैलेंस शीट भी बनाना है, तीनों बनाना है। चलो फॉर्मेट तो ऑलरेडी बन चुका अपना, तो फटाफट हमारा सिस्टम वही रहेगा। हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, पोस्ट कहाँ पर हो रहा है फटाफट देख लेंगे, आपको अभी इतना टाइम लगेगा नहीं।
वही करना है, पहले मैं रीड करूँगा, आपको मुझसे पहले ही सोच लेना है कि कहाँ पर जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा, और उसके बाद मैं तो बताने वाला हूँ। फिर एक बार सब एडजस्टमेंट्स वगैरह रीड करने के बाद हम पोस्ट करेंगे उसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से। अब डेबिट साइड में देखना, कहीं पे जाएगा तो किसी भी अकाउंट में डेबिट में जाएगा, अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो एसेट में जाएगा। पहले स्टॉक, और ये डेट है 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल मतलब ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। पेटेंट्स, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट है एक एसेट। पेटेंट के बारे में पहले बताया नहीं होगा तो फिर से बता दूँ मैं। पेटेंट क्या होता है? अभी हमने जो एग्जांपल लिए थे ना रॉयल्टी का, कि मैंने किसी और का, ये मेरा जो मार्कर का एग्जांपल था, अपना मार्कर मैं बना रहा हूँ लेकिन इसका डिज़ाइन किसी और का था, तो ये जो डिज़ाइन मैं दूसरे का यूज़ कर रहा था ना, एक्चुअल में वो डिज़ाइन उसने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करके रखा होगा। मैं चाहता तो ये जो डिज़ाइन है मैं कॉपी कर सकता ना, इसका डाई मैं तो बना सकता हूँ ना, लेकिन अगर उसने बना के रखा है, वो रजिस्टर्ड है, तो उसके परमिशन के बिना मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, और ये उसके लिए एसेट होगी। उसके लिए, मेरे लिए नहीं। तो अगर मैं कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई फॉर्मूला वगैरह मैं अगर अपना रजिस्टर्ड करके रखता हूँ तो उसे मैं पेटेंट बोलूँगा, अगर ये रजिस्टर्ड है तो पेटेंट मेरे लिए क्या होगी? एसेट होगी। ठीक है, पेटेंट और रॉयल्टी फ़र्क क्या? पेटेंट एसेट होता है, मेरा एसेट है, मैंने क्रिएट किया हो उसे और मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, उसको मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, मेरे अलावा, मेरी परमिशन के अलावा और दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। और रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी दूसरे की एसेट है वो, और उसको यूज़ मैं कर रहा हूँ, उसके बदले में जो पेमेंट कर रहा हूँ उसे रॉयल्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, पता ही आपको, सन्ड्री डेटर्स एसेट होता है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता अगर इसका नाम तो कुछ और इफेक्ट जाता, लेकिन ये बोला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता तो ऑफिस का एक्सपेंस मतलब P&L अकाउंट में जाता, लेकिन ये बोला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टॉक पड़ा हुआ है अपने पास, तो स्टॉक पड़ा है ना, यूज़ हो गया है मेरा इस साल, तो यूज़ होगा मतलब मेरा खर्चा हो गया ना, वो मैंने उसको इस साल अगर यूज़ कर लिया तो मैं बोलूँगा ना मेरा खर्चा हो गया, अभी वो इस साल का खर्चा है, इसको मान के मैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में लिखता। लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेरे पास पड़ा है, पहले से पड़ा था, अब तक यूज़ ही नहीं हो रहा है, स्टॉक में है वो, तो मेरे लिए तो एसेट ही है ना वो, मैं उसको बेच सकता हूँ। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों में फ़र्क है। स्टॉक बोला मतलब स्टॉक करके रखा है, अभी वो मेरे पास पड़ा है, मेरा यूज़ नहीं हो रहा है उसका, तो मेरे लिए एसेट हुई। लेकिन सिर्फ स्टेशनरी या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोला होता तो वो मेरे लिए एक्सपेंस होता, तो ये एसेट में जाएगा, याद रखना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ट्रेडमार्क मतलब क्या? ट्रेडमार्क होता है ना लोगो वगैरह, लोगो आपने सुना होगा, लोगो, तो लोगो मेरे लिए क्या है? एसेट है, मैंने उसको रजिस्टर्ड करके रखा हूँ, एसेट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल कोई अमाउंट रिसीवेबल है, मेरे लिए एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बोला नहीं है कि फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, तो ये हम लोग ऑफिस का ही मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सोच रहे हो ना सब लोग मेरे पहले ही, वेरी गुड। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीट लाइट फैक्ट्री, मेरी मशीन्स वगैरह चलाने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती होगी, या फिर लाइटिंग मेरी फैक्ट्री वगैरह में करनी पड़ती होगी, तो हीटिंग वगैरह देखो ना, फैक्ट्री से रिलेटेड लग रहा है हमें, प्रोडक्शन से रिलेटेड लग रहा है, तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड मीन्स क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, पढ़ा होगा आपने कहीं पर, शायद उसी में पढ़ा होगा। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो ये बाइंग एंड सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है। फिलहाल इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम अगली बार पढ़ेंगे जब एक्चुअल में इसका, और क्योंकि जब एप्लीकेशन आएगा ना किसी क्वेश्चन में तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल इसको समझ लो, ये लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेड एक्सपेंस के बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स तो यहाँ पे लिखा है तो उसमें से माइनस करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। लैंड बिल्डिंग वगैरह एसेट है, प्रॉपर्टी है, बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर भी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश एट बैंक भी एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड।
इन्वेस्टमेंट भी एसेट ही है। ड्राइंग्स क्या होता है, बताया था मैंने। ड्राइंग्स मीन्स पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ लेके गए, कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, कुछ भी लेके गए, तो पार्टनर का कैपिटल कम कर देंगे हम लोग, तो पार्टनर्स कैपिटल में से लेस करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लेस फ्रॉम कैपिटल, याद रखना। फिर है बैड डेट्स, पैसा डूब गया, बैड डेट्स पैसा डूब गया, लॉस हुआ। लॉस कहाँ पे लिखते, P&L अकाउंट डेबिट साइड, वो था ना हम फॉर्मेट बनाते थे, उसमें लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। ये ओल्ड बैड डेट्स हैं। परचेज क्या होता है मेरे, फैक्ट्री के एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के अपने क्वेश्चन में। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अदर लोन अदर हो या फिर कोई भी हो, लोन तो लोन होता है ना, बैंक लोन हो या फिर अदर लोन हो, लोन तो लोन होता है तो वो लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। रिजर्व व्हाट इज रिजर्व मीन्स हम लोग ने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट साइड में निकाल के रखा है। प्रॉफिट नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। देखो ना, नेट प्रॉफिट मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको रेशियो में बांट के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन कंपनी क्या करती है, कभी कभी कुछ रिजर्व रखती है, इमरजेंसी हो गया तो पैसा होना चाहिए ना, सभी अगर बांट दिया पार्टनर्स में तो नहीं चलेगा, तो कुछ रिजर्व्स साइड में निकाल के रखिए कंपनी प्रॉफिट में से, और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं होगा, उसको हम लोग रखे रहेंगे इमरजेंसी के लिए। तो ये एक्चुअल में लेकिन पैसा किसका है तो पार्टनर्स का ही ना, बराबर कि नहीं, है तो पार्टनर्स का ही। और पार्टनर्स का कोई भी पैसा बिजनेस के पास पड़ा है, मतलब वो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हुई। तो जिस तरह से कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ये रिजर्व में है ना जो पैसा, रिजर्व फंड, वो भी लायबिलिटी ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होता है, लायबिलिटी, जिनको पेमेंट करना बाकी है, लायबिलिटी, एक टाइप का लोन समझ लो। बिल्स पेएबल अमाउंट पे करना बाकी है, पेएबल, ये भी लायबिलिटी हुई। परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेज लिखेंगे हम ट्रेडिंग के डेबिट में, उसमें से ये माइनस कर देंगे। आरडीडी क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके लिए पता है ना फॉर्मेट बनाया था हमने, ये 4 लाइन का, उसमें लिखेंगे आरडीडी। ये कौन सा वाला है, ओल्ड आरडीडी, याद रखना ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है। फिर है सेल्स कहाँ पे लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और लास्ट इंटरेस्ट कहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट इनकम है, देखो ना क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग की P&L, ट्रेडिंग में तो एक ही इनकम लिखी जाती है सेल्स, मतलब ये कौन सी क्रेडिट साइड जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ही है वो, क्रेडिट साइड इनकम रिसीव्ड। अब आता है एडजस्टमेंट पे, हम क्या करने वाले, एडजस्टमेंट रीड तो करेंगे, तो इफेक्ट भी मैं बता दूंगा कहाँ पे जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, किस पे एडजस्टमेंट है ना, उस आइटम को भी टिक कर लेंगे। 2 कॉलम बनाते हैं ना हम लोग, तो जिस पे भी एडजस्टमेंट है उसको इनर में लिखना है, इनर कॉलम में, फिर एडलेस करके फाइनल आउटर में। नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, लास्ट डे 31 मार्च 19, इस दिन का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट बताओ, सोचो, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्योंकि वो तो स्टॉक का ही अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। दूसरा एसेट क्यों है, क्योंकि बचा हुआ माल अपने लिए तो एसेट ही, अभी अपना ही माल है वो, क्रेडिट साइड, सॉरी एसेट साइड। इज वैल्यूड एट, आगे देखते हैं, इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। उसका कॉस्ट, एक्चुअल में उसकी जो कॉस्ट है ना, उसका खर्चा कितने में खरीदे थे, वो है 12,000, 12,000 में खरीदा था उसको, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस कितनी है 17,000। अब देखना मार्केट में अगर बेचने जाए ना, उसका ज़्यादा भाव मिलेगा हम लोग को, याद रखना। एक चीज़ बता दो, इसमें 2 अगर अमाउंट दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, वही लेना जो दोनों में से कम हो। क्या लेना है, जो दोनों में से कम हो, विच आर इज लेस। तो यहाँ पर 17 और 12 में से छोटा कम कौन सा है, सोचो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, 12 ही कम है, 17,000 नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, 17,000 को इग्नोर कर देंगे, 12,000 को ही लिखना है। इन शॉर्ट क्या लिखना है, जो भी अमाउंट कम है
मार्केट प्राइस हो या फिर कॉस्ट प्राइस हो, जो कम है उसको लेना है। और सेम दो इफेक्ट अपने वही ट्रेडिंग के P&L, बैलेंस शीट, एसेट। ये क्यों था ऐसा? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कुछ रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, इन शॉर्ट उसके हिसाब से वो बोलता है ऐसा कि जो भी कम है ना वो लिखो। वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम लोग, सिलेबस में अभी नहीं है हमारे। फिलहाल समझ लो कि व्हिचएवर इज लेस ही लेना है, जो कम होगा वो लेना है। कौन बोला हम लोग को लेने के लिए? ये व्हिचएवर इज लेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिखना क्या है हमें? व्हिचएवर इज लेस, बस इतना याद रखो। सेकंड, और कस्टमर मिस्टर शेखर, एक कस्टमर है अपना, उसका नाम है शेखर। कस्टमर मतलब डेटर्स, जिनसे पैसा आने वाला है। एक डेटर है, एक कस्टमर है मिस्टर शेखर नाम का, फेल टू पे हिज ड्यूज फॉर ₹800। फेल टू पे मीन्स पे नहीं किया, कितना? 800 रुपया नहीं दे पाया, मतलब क्या हो गया? पैसा डूब गया। अकाउंट्स में उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट्स। तो ये क्या हो गई? बैड डेट्स हो गई। और थोड़ा घुमा के बोला उन्होंने, बैड डेट्स सीधा सीधा नहीं बोला। फेल टू पे हिज ड्यूज मतलब ये बैड डेट्स हुआ। बैड डेट्स का दो इफेक्ट हमें पता है। बैड डेट्स एक लॉस है, और लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और दूसरा लेस फ्रॉम डेटर्स ना, अभी आने वाला है क्या? हो फेल टू पे ना, नहीं देगा तो डेटर्स में पड़ा है अपने, वो निकाल दो उसमें से, उसको माइनस कर देंगे। तो डेटर्स को टिक कर दिया, ठीक है, ऊपर जाके, क्योंकि इनर में लिखने गया ना फिर पहले, फिर लेस करके आउटर में फाइनल अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1/8 तो छोड़ दो, पेटेंट्स को रिटर्न ऑफ करना है। पेटेंट्स क्या होता है? एसेट, उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मीन्स टू कैंसिल। हमारे पास जितने भी पेटेंट्स है ना, उसमें से 1/8 उतनी वैल्यू राइट ऑफ मतलब कैंसिल कर दो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कम हो गई, ये वगैरह सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं पूछा है, सिर्फ बोला राइट ऑफ करो, बस राइट ऑफ मतलब उसका कैंसिल कर दो। इन शॉर्ट ये क्या है? उसकी वैल्यू कम करना हो गया। तो डेप्रिसिएशन हुआ क्या? डेप्रिसिएशन ही मान लो, लेकिन ये फिजिकल एसेट नहीं होता। पेटेंट क्या होता है? ये एक फिजिकल एसेट नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए हम लोग उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते। डेप्रिसिएशन मेरे फर्नीचर पे हो सकता है, मेरे फर्नीचर पे हो सकता है, एसी पे हो सकता है, मोटर कार, कंप्यूटर, फिजिकल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन मेरे इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते उसको। डेप्रिसिएशन फिजिकल एसेट्स के लिए ही यूज़ करते हैं, इसलिए उन्होंने राइट ऑफ वर्ड यूज़ किया है। तो इन शॉर्ट इफेक्ट सेम रहेगा, वैल्यू ही कम हो रही है ना, लेस कर देंगे, पेटेंट्स में से 1/8 अमाउंट निकालेंगे, और दूसरा लॉस हुआ ना अपने लिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी लिखेंगे। आगे इफेक्ट सेम है, पेटेंट को टिक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से माइनस करना है, एडजस्टमेंट उस पर कर दिया, उसको टिक। देखो नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ 5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 October 2018। पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 October 2018। फर्नीचर में से एक पार्ट है 5,000 का, उसको हम लोगों ने इसी साल 1 October 2018 को परचेज किया। साल के बीच में परचेज किया, पिछले क्वेश्चन में ही देखो हमने किया था ये। एसेट अगर साल के बीचों बीच हम लोग खरीदते, इसका मतलब वो 6 महीने ही यूज़ हुई ना, 1 October के आगे 6 महीना ही होता है। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना यूज़ हुआ, तो 6 महीना यूज़ हुआ। डेप्रीसिएशन भी 6 ही महीने का लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका ज़्यादा डिस्कशन करके कुछ नहीं है, मिलने वाला है। हमने कल ही मतलब पिछले ही लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था उसको, वर्किंग नोट तो बनने ही वाली, लेकिन इफेक्ट सेम जाएगा, लेस फ्रॉम एसेट। और दूसरा ये लॉस है अपने लिए, लॉस, एसेट की वैल्यू कम होती है, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कैलकुलेशन वाला पार्ट वर्किंग नोट में दिख जाएगा। फर्नीचर को भी टिक कर लिया। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, अब दोनों पे डेप्रीसिएशन दिया है, वो तो हमने अभी देखा। लैंड बिल्डिंग पे भी और फर्नीचर दोनों पे भी डेप्रीसिएशन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये दो एक्सपेंस हैं, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? आउटस्टैंडिंग मतलब इसी साल का एक्सपेंस बस पे नहीं किया है। इस साल का एक्सपेंस पे नहीं किया है तो इसी साल का ना, तो ऐड कर दो, ऐड कर देंगे। फर्स्ट वेजेस में ऐड करेंगे, दूसरा
पे नहीं किया ना तो अपने लिए लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। वैसे ही दूसरा वाला एक्सपेंस, ये तो वेजेस का हुआ, सेम इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा था हमने पीरियड अकाउंट में, तो एक बार उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी इस साल का बाकी है, फिर से ऐड करें, इसी साल का है तो ऐड कर देंगे। अगले साल का होता तो उसको वहाँ पे नहीं दिखा दे। ये भी लायबिलिटी है, पे करने का बाकी है, लिखेंगे उसको लायबिलिटी साइड। और लास्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट देगा पार्टनर्स को। बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस हुआ। दूसरा किसको दे रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है। पार्टनर्स का कैपिटल उसकी वजह से बढ़ेगा ना, ऑलरेडी जो पार्टनर्स का कैपिटल है उस पर और इंटरेस्ट भी देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया ना। तो पे किया नहीं है, ये अलाउ करने बोला है, सिर्फ पे किया नहीं है, अभी देना बाकी है। तो ठीक है, देना बाकी है ना, तो ऑलरेडी उनका कैपिटल है, उसमें ही ऐड कर दो उसका इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा दूसरा इफेक्ट। ये अपना आखिरी एडजस्टमेंट था और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो लेट्स सॉल्व एक एक करके। इफेक्ट तो हमने देख लिया है, बस अब देखते हैं ना कैसे मैं सॉल्व करता है इसको। स्टॉक 8560, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक 8560, ओपनिंग स्टॉक है, ये हमेशा सबसे ऊपर ही होना चाहिए। पेटेंट एसेट है मेरे लिए, एसेट 2000 पेटेंट, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट भी है, इसलिए मैं इसको इनर में लिखूँगा। सन्ड्री डेटर्स भी मेरे लिए एसेट होता है, बराबर। सन्ड्री डेटर्स मेरे लिए एसेट है क्योंकि कस्टमर से पैसा आना बाकी है, मेरे लिए एसेट हुई। डेटर्स है 18,500, 18,500 इनर में, क्योंकि इस पर भी एडजस्टमेंट होने वाली। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट है, ये भी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने अभी बताया था ना, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखा है। स्टॉक नहीं लिखा होता ना इसको, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालते हैं। 3000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में डायरेक्ट लिखेंगे। ट्रेडमार्क 2000, ट्रेडमार्क हमारा लोगो होता है, लोगो भी अपने लिए एसेट है, अपना लोगो अपनी एसेट। ट्रेडमार्क, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि टिक नहीं किया हुआ है। 2000, तो डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे इसको हम लोग। ट्रेडमार्क के बाद बिल्स रिसीवेबल 6300, बिल्स रिसीवेबल। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसके भी नीचे लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। अब मैंने कुछ नीचे लिखा, कुछ ऊपर लिखा, मैंने पहले बताया था ना कि कुछ लॉन्ग टर्म एसेट होते ना, ये लॉन्ग टर्म एसेट है मेरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब शॉर्ट टर्म एसेट, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं। हम कहाँ पर थे, ट्रेडमार्क 2000, ट्रेडमार्क हो गया शायद। ट्रेडमार्क के बाद बिल्स रिसीवेबल, पैसा आना बाकी है, बिल रिसीवेबल, ये शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल उसका अमाउंट भी ले लेता हूँ 6300। बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट टर्म एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा ऑफिस एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी 1450 और इस पर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, इसलिए उसे इनर में लिखा है। वेजेस 950, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर में लिखा। हीटिंग एंड लाइटिंग 1000, हीटिंग लाइटिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। हीटिंग लाइटिंग क्या है, हीटिंग लाइटिंग मेरे फैक्ट्री का एक्सपेंस है,
तो इस पर एडजस्टमेंट था तो नीचे लिखता हूँ इसको, टू हीटिंग एंड लाइटिंग। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450 और हीटिंग एंड लाइटिंग ये है 1000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग हो गया। फिर ट्रेड एक्सपेंस 850। ट्रेड एक्सपेंस मैंने बोला था ना, ट्रेड एक्सपेंस को बाद में एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल इसे हम लोग P&L में लिखेंगे। टू ट्रेड एक्सपेंस 850, ट्रेड एक्सपेंस 850। फिर है सेल्स रिटर्न 400। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स तो यहाँ पे लिखा जाता है तो उसमें से माइनस कर देंगे, लेस सेल्स रिटर्न 400 और माइनस का साइन। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग 22,000। लैंड एंड बिल्डिंग टिक किया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। $22,000। फर्नीचर 13,000। फर्नीचर भी एसेट है। फर्नीचर 13,000। फर्नीचर कुछ भी हो सकता है, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, कुछ भी। फर्नीचर के बाद कैश एट बैंक 5,000। कैश बैंक में पड़ा है, कैश एट बैंक मेरे लिए एसेट है लेकिन शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म मतलब थोड़ा नीचे साइड लिखना पड़ेगा। कितना है कैश एट बैंक 5,000। कैश के बाद इन्वेस्टमेंट 7,500। इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे लिए, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट बोला नहीं है, वैसा नहीं बोला है तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म कंसीडर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कहाँ गया, 7,500। इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में इन्वेस्टमेंट। फिर है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज ना, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स कैपिटल में से लेस किया जाता है। तो पहले कैपिटल का हेडिंग लिख लेंगे, फिर दोनों का नाम लिखेंगे, अर्चना एंड प्रेरणा। अर्चना, अर्चना और प्रेरणा, लेकिन ये कैपिटल हो गया। कैपिटल का अमाउंट इसके सामने लिखेंगे, लेकिन अब हम लोग ड्राइंग्स लिखने वाले, तो लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है 1,200 और 900। इसका है 1,200, ये 1,200 का और ये 900 का माल लेके गई, माल या कैश, कोई भी ड्राइंग्स हो सकती है। बैड डेट्स 200। देखना बैड डेट्स, ये फॉर्मेट लिखना पड़ेगा अपने को। टू, ये जो हेडिंग बोला था वो नहीं भी था तो चलता है। बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी। ये फॉर्मेट आप लोग को याद होना चाहिए। लेस ओल्ड आरडीडी। 2 बैड डेट्स, पहली 2 बैड डेट्स, फिर 2 आरडीडी। अभी अब जो हमने पढ़े क्या था वो, न्यू बैड डेट्स है कि सिर्फ बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स है कि बैड डेट्स है, सिर्फ बैड डेट्स ना, मतलब ये है। और ये अमाउंट लिखेंगे 200, बैड डेट्स के सामने 200। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है परचेस 23,700। परचेस देखो स्टॉक के नीचे ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते टू परचेस 23,700, डेबिट साइड हो गया। अब आते क्रेडिट साइड में। कैपिटल अर्चना का 40
और प्रेरणा का 20। कैपिटल देखो यहाँ पे लिखा था 40,000 20,000, 40 एंड 20। कैपिटल का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। फिर है अदर लोन्स 3,000। अदर लोन्स, लोन है तो लोन ही ना, लोन लिया होगा हमने तो अदर लोन्स लायबिलिटी में जाता है। अदर लोन्स अमाउंट है इसका 3,000। फिर है रिजर्व फंड। मैंने बोला रिजर्व फंड, प्रॉफिट में से कुछ साइड में निकाला हुआ पैसा, पूरा बांट नहीं दिया तो साइड में निकाल के रखा है ना, लेकिन है किसका? पार्टनर्स का ही है ना, ओनर तो वही है। तो पार्टनर्स का पैसा, कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, तो ये जो रिजर्व्स है ये भी तो पार्टनर्स का ही है, बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी हो जाएगी। तो रिजर्व फंड अमाउंट इज कहाँ गया 1,000, ठीक है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। क्रेडिटर्स मीन्स अमाउंट पे करना है सामने वाले को। क्यों पे करना है? हमने उससे परचेज किया था उधार में, पे क्यों करेंगे? कुछ तो खरीदा रहेगा ना उससे, इसलिए देना है। तो लायबिलिटी होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट 17,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट जाने दो बाहर आउटर में 17,500। फिर बिल्स पेबल 5,000। बिल्स पेबल अमाउंट है ना, पेबल, कोई भी अमाउंट पेबल इज लायबिलिटी फॉर मी, तो लायबिलिटी बिल्स पेबल अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट परचेस रिटर्न। परचेस किया हुआ रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो परचेस में से लेस करेंगे, ठीक है। अमाउंट इज 1,000, परचेस में से लेस करेंगे 1,000। रिटर्न 1,000, देखो माइनस कर सकते हैं 22,700, 22,700। फिर है RDD 500। RDD देखो, RDD अब ये कौन सा वाला है? न्यू की ओल्ड है? ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, ओल्ड होगा ये, तो 500 ओल्ड RDD, लेकिन माइनस में लिखा है ना, तो हम भी क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये ओल्ड RDD हमेशा माइनस होता है। सेल्स 30,200। सेल्स कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में 30,200 बाय सेल्स माइनस कर सकते हैं 29,800। सेल्स के बाद इंटरेस्ट कहाँ पर लिखा जाता है? इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा है ना, इसके क्रेडिट में तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक ही इनकम आता है, तो ये डायरेक्ट इनकम एक ही होता है। तो ये इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इनकम है ना, इंटरेस्ट मतलब कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम हमेशा P&L के क्रेडिट में ही आएगी बाय इंटरेस्ट। अमाउंट 310 रुपये। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो चुका अपना। अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा था हमने, 2 वैल्यू था, एक कॉस्ट प्राइस, एक मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000। हम क्या लेंगे? विच एवर इज लेस। बोलो विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस मतलब 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, स्टॉक के लिए तो अकाउंट ट्रेडिंग है ना, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसका अमाउंट लिखेंगे 12,000। डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग। स्टॉक लिखा है, इसको ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ओपनिंग। एक ही इफेक्ट हुआ क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा, बचा हुआ स्टॉक अपने लिए क्या है? एसेट है ना। देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये भी हमने एसेट में ही लिखा था, तो क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट हुआ। क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक 12,000, जो कम होगा विच और इज लेस वही लिखेंगे, 17,000 को इग्नोर करेंगे। और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800, 800 रुपये। मिस्टर शेखर एक कस्टमर है जिसके पास 800 रुपया बाकी होगा या फिर ज़्यादा होगा, लेकिन 800 रुपया वो नहीं दे पाया। फेल टू पे 800 रुपीज़, नहीं दे पाया ना, बैड डेट्स हुआ, पैसा डूब गया। तो बैड डेट्स देखना है, बैड डेट्स यहाँ पर लिखा है बैड डेट्स। ये कौन सा बैड डेट्स है? एडजस्टमेंट का मतलब न्यू बैड डेट्स है। पहले जो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में था वो ओल्ड बैड डेट्स था, अब जो एडजस्टमेंट में वो न्यू बैड डेट्स है। तो 800 रुपये का जो मिस्टर शेखर ने, कस्टमर ने पैसा डुबाया ना, वो बैड डेट्स होता है। तो 800 एक लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा देखो, ये डेटस कम करने पड़ेंगे अपने को। क्यों कम करने पड़ेंगे? ये डेटस होता क्या है? ऐसे कस्टमर्स की लिस्ट होती है, देखो लिखा है क्वेश्चन में, और कस्टमर मिस्टर शेखर, ये कस्टमर है जो पैसा नहीं दे पाया। तो एसेट थोड़ी हो गई, फिर जो डुबा दिया वो तो गया ना, तो गया तो करो लेस, कर दिया लेस। देखो बैड डेट्स, या फिर इसको न्यू बैड डेट्स भी बोलेंगे तो चलेगा। 800, तो बचा कितना? 17,700। 17,700। नेक्स्ट, दो इफेक्ट हो गया इसका। 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1/8 पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है। पेटेंट्स राइट ऑफ मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन के जैसा ही है। राइट ऑफ इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन। तो देखो पेटेंट्स 2000 का, इसका 1/8 करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कितना था 1/8। इसको ओरली भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग लिख लेंगे वर्किंग नोट में। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 2000 था, 1/8 या फिर डिवाइड बाई 8 करो ना, उसको एक ही बात हो जाती है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये 2 0, बचा कितना? 500 डिवाइड बाई 2, 500 डिवाइडेड बाई 2, 250 बराबर है। ये 2 0 गया, 250। तो एक मिनट, आंसर को क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन के तरह ही दो इफेक्ट देंगे। 250 का दो इफेक्ट, एक तो लेस फ्रॉम पेटेंट्स, लेस यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन मत लिखना, 250 माइनस करेंगे, बचा कितना? 1750। लेस हो गया, लेकिन अपने लिए तो लॉस हुआ ना, तो लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 250। एडजस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000। ये एक इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, ये एडजस्टमेंट या फिर मैंने बोला एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोले इसको। क्या है इन्फॉर्मेशन? पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नंबर 2 फर्नीचर। एक्चुअल में मेरा फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 13,000 देखो, ठीक है। फर्नीचर मेरा टोटल 13,000 है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? पार्ट ऑफ फर्नीचर इज ऑफ 5,000, परचेज इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। मेरा जो 5,000 का फर्नीचर है वो 1 अक्टूबर 18 को परचेज किया है। तो इसके हम लोग दो पार्ट कर सकते हैं। ये जो 5,000 वाला फर्नीचर है, ये हमने 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किया, मतलब कितने दिन यूज़ हुआ वो काउंट किया था ना हमने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का ही यूज़ हुआ है, मतलब वो तो 6 महीने का ही यूज़ हुआ है। डेप्रिसिएशन 6 महीने का ही लगेगा। बचा कितना? 13 माइनस 5, 8,000। तो ये तो मेरा पहले का ही होगा ना, ये फर्नीचर मेरा पहले का ही रहेगा, तो इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन लगे 12 मंथ्स का, उन्होंने जितना बोला है। तो देखो डेप्रिसिएशन निकालेंगे अगर हम लोग, तो कितना निकालेंगे? आगे की एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। फिलहाल फर्नीचर का है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बताया, लेकिन
देखो आगे बोला है फर्नीचर के बारे में, एंड ऑन फर्नीचर 5%, फर्नीचर पे कितना है 5%। देखो तो ये 5000 पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा 5%, लेकिन 6 महीने का ही ना, 6/12 करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 6 महीने का ही 5%, तो पर एनम है, एक साल का 5%, तो 6 महीने का कितना, 12 में से 6 महीने का काउंट करना पड़ेगा। और ये 8000 है, इस पे 8000 जो है इस पे पूरा 5% लगेगा ना, क्योंकि पूरे साल यूज़ हुआ है, इसको 6/12 करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ओरली भी कर सकते हैं। देखो ओरली करते हम लोग आंसर भी आएगा। 5000 का 5%, 5000 का 5% डायरेक्ट तो नहीं आता, 10% पता है हम लोग को। 5000 का 10% 500, लेकिन 5% चाहिए ना, तो आधा करो 250। क्या क्या था, पहले निकाला 10% 5000 का, 5000 का 10%, एक जीरो हटा दो 500 हुआ, लेकिन ये तो 10% का हुआ, और आधा करो 5% का मतलब 250, लेकिन और आधा करो 125 आएगा। देखो ये 2 0 हो गया, ये 2 0 हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, और ये 50 का 25 हो जाएगा। देखो 25 इंटू 5 125 होता है। इसका कैलकुलेशन ओरली कर सकते हम लोग। 2 0 गया, ये देखो ओरली भी आता, और 80, 2 2 0 गया, 80 इंटू 5, 8 5 40, 400। तो टोटल डेप्रिसिएशन देखो, टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के फर्नीचर पे कितना होता है 525। ये हुआ मेरा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। समझ गया सबको? पिछली बार किया था वैसे तो हमने फर्नीचर का मिल गया, लेकिन दूसरा एसेट भी है। फिलहाल फर्नीचर पे ले लेते हैं, फर्नीचर पे लिखते हैं लेस डेप्रिसिएशन 5%, 525 माइनस करेंगे, 13,000 माइनस 525, ये बचेगा 12,475, 12,475। एक इफेक्ट हुआ 525 का, एसेट में से माइनस तो कर दिया, लेकिन ये अपने लिए लॉस है ना, तो टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे 525। ये ऐसा क्यों इनर में लिख रहा हूँ मैं, दो डेप्रीसिएशन है, एक हेडिंग दे दिया कि हाँ डेप्रीसिएशन है, अब फर्नीचर पे अलग और लैंड एंड बिल्डिंग पे अलग। देखो फर्नीचर का डेप्रीसिएशन 2 इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, बाकी था अपना लैंड एंड बिल्डिंग 10%, लैंड एंड बिल्डिंग का 10%, ये सिंपल है ना, लैंड एंड बिल्डिंग का 22 है ना, 10% कैसा निकालेंगे, एक जीरो हटा दो बस, 2200 लेस डेप्रीसिएशन 10%, 2200, इसको माइनस करेंगे 2200 को तो बचेगा 18,800, सॉरी 18 नहीं 19,000 आएगा, 19,800। एक ही इफेक्ट हुआ था ना डेप्रिसिएशन का, लेस फ्रॉम एसेट कर दिया अपने लिए, लेकिन लॉस हुआ ना, एसेट की वैल्यू कम हुई तो लॉस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसके ही साथ में 2,200 आंसर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 2,725 डेप्रिसिएशन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था आपको। कौन कौन सा है, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक एक करके लेंगे। पहले वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस पे करने का बाकी है, बाकी मतलब इस साल का ही तो है, वो इसी साल का है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। मुझे इस साल का पूरा एक्सपेंस लेना है, भले से वो आउटस्टैंडिंग हो, पे नहीं किया हो, पूरा लेना पड़ेगा। तो ठीक है, वेजेस को कंप्लीट कर दें, जो इस साल बाकी है वो भी ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना बाकी है 300, 950 प्लस 300 1250,
आउटस्टैंडिंग वेजेस में तो ऐड किया, खर्चा तो बढ़ा दिया, लेकिन ये मेरे लिए लायबिलिटी हुई ना, क्योंकि मुझे आगे चल के पे करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और हेडिंग बना दूंगा, जैसे डेप्रिसिएशन 2 था इसलिए हेडिंग बना दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये भी 2 है, पहले वेजेस इसलिए मैंने 2 बनाया, एक 300, ठीक है। वेजेस का 2 इफेक्ट हो चुका है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपया, वो भी 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इसी साल का होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस साल का है, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 200, ये हो जाएगा 1650। ये भी बाकी है सेम इसके जैसा ही, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टोटल आउटर में लिखेंगे 500, 200 और 300। और लास्ट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? बिजनेस देगा पार्टनर को, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ। तो कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर मैं 3 यहाँ पर लिखता हूँ, 3 यहाँ पर लिखता हूँ, देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं, कैपिटल पे इतना % कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। पहले किसको देंगे? 2 पार्टनर है ना, अर्चना को पहले देंगे। अब सवाल ये उठता है कि किस के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। 40,000 तो है उसका, लेकिन ये तो पहले का कैपिटल है। इस बार उसने ड्राइंग्स भी तो की 1200, और कुछ इस साल प्रॉफिट लॉस होएगा, वो भी ऐड लेस होएगा। तो कैपिटल पे जब भी इंटरेस्ट की बात होती है ना, तो याद रखना हमेशा ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल 40,000 है, इस पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि उसने ड्राइंग्स कब की, इसका डेट नहीं बताया वो लोग ने। अगर ये बोला जाता कि वो अक्टूबर मतलब 6 महीने के बाद ड्राइंग्स करके लेके जा रही है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगा सकते थे हम लोग। लेकिन ना हमको ऐसा कुछ परसेंटेज ड्राइंग्स का परसेंटेज दिया है, ना उसका डेट दिया है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो याद रखना ये चीज़, क्योंकि हमें डेटर्स पे आते थे बहुत, डेटर्स का कैलकुलेशन कैसे करते पता है तुम लोगों को। वैसा नहीं करना है, हमें ये 40 और ये 20 इस पे ही देना है। तो अर्चना को हम देंगे 40,000 पे 3% आई थिंक, यस 3%। सिंपल कैलकुलेशन है, ये 2 0 यहाँ से गया, यहाँ से भी 400 × 3, तो ये हो जाता है 1200। दूसरा कौन है? दूसरी है, दूसरा नहीं है, प्रेरणा है। प्रेरणा का कैपिटल है 20,000, उस पे देंगे 3%, 20,000 × 3%, सेम, यहाँ से 2 0 गया, यहाँ से 2 0 गया, बचा क्या? 200 × 3 600, 1200 और 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अमाउंट मिल गई, 2 इफेक्ट देना बाकी है। मुझे बताओ बिजनेस के लिए तो ये क्या है? एक्सपेंस है, तो 2 एक्सपेंस यहाँ पर लिख देना, और मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये तो दूर दूर तक नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से हम इसको हेडिंग देंगे, दोनों का नाम लिखेंगे, अर्चना और प्रेरणा। अर्चना का 1200 और प्रेरणा का 600, 1800 हो गया टोटल। ठीक है, नेक्स्ट एक इफेक्ट हुआ। दूसरा, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, अब उनके कैपिटल में भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दिया है क्या, ये अब तक दिया नहीं है, ये हम लोग उसके कैपिटल में ही ऐड कर देंगे। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐड क्यों किया? क्योंकि इस अमाउंट से उनका कैपिटल और बढ़ जाएगा, उनके ही पैसे पे और इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, तो उनका कैपिटल बढ़ा देंगे।
ऐड 1200, ऐड 1200 और इसमें भी 600 बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट मतलब ऐड ही करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600, ठीक है। ये अपना आखिरी एडजस्टमेंट था। अब हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसका बैलेंस P&L में और इसका बैलेंस बैलेंस शीट। चलो लेट्स स्टार्ट टोटल करना। हमारा सिस्टम क्या था, दोनों साइड की टोटल ले लेंगे पहले और फिर जहाँ पर बैलेंस बचेगा वहाँ पर बैलेंस लिख देंगे। तो देखना क्या आता है टोटल। क्रेडिट साइड का आता है 41,800, 41,800। डेबिट साइड का टोटल आता है 33,510, 33,510। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, दोनों साइड लिख देंगे फिर ज़्यादा वाली अमाउंट 41,800, 41,800। अब देखना जहाँ पर कम है कितना कम बच रहा है, कितना कम बढ़ रहा है, तो माइनस कर देंगे इसको इसमें से। ये बचेगा अपना 8,290, 8,290 ये अपना बैलेंसिंग अमाउंट है। जैसे ये मिल जाएगा, ये रफ वाला हटा दो, उसका कुछ काम नहीं है। चल हाँ हट गया। ये प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि इनकम साइड ज़्यादा थी, एक्सपेंस वाली साइड कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब तो आपको पता चलेगा इसका नाम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये डेबिट में बैलेंस था, इसको क्रेडिट साइड में लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। नाम सेम रहेगा, साइड चेंज हो जाएगी बस। ब्रॉड डाउन, ब्रॉड फॉरवर्ड करें यहाँ पे 8,290, 8,290, ठीक है। अब क्या करना है, पहले तो इनर कॉलम का टोटल आउटर में आया है कि नहीं करेक्टली वो देखना है, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो मिस हो जाएगा कुछ। इसका हाँ बाहर आ गया, देखो ये 200 प्लस 800, ये 1000 हुआ, 1000 माइनस 500 ये आ गया आउटर में, इसका आ गया, इसका आ गया, हो गया। क्रेडिट साइड तो ऑलरेडी है ही, तो फिर से वही करेंगे हम, दोनों साइड का टोटल ले लेंगे। देखो उसका टोटल कितना आता है 8,600, 8,600 और इसका आता है 775। ये कैलकुलेशन आपको करना है, मैं तो डायरेक्टली टोटल कर रहा हूँ, लेकिन टोटल कैसा करना अब ये तो मैं सिखाऊंगा नहीं तुमको। टोटल आपको अच्छे से आता है, कैसा करना था वो भी बता देता था मैंने। यहाँ पर ही कैसा करना है, थोड़ा लिखना अपने को सिस्टमेटिक है, तो नीट और क्लीन भी दिखेगा उसी बहाने कि यहाँ पर ही तुम लोग अगर टोटल करना चाहोगे तो उतने अच्छे से लिखोगे और उतना अच्छा दिखेगा भी वो, तो अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसी चीज़ की अच्छे से लिखने की। तो टोटल आता है 775 और ये है 8,600। क्रेडिट साइड ज़्यादा है 8,600, दोनों साइड लिख लो इसको, जो भी ज़्यादा है 8,600। कम था यहाँ पर, कितना कम बचता है देखो, बैलेंस है 825, 825 बचेगा। तो बैलेंस मिलते ही इस अमाउंट को हम लोग मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र होता है पार्टनर्स कैपिटल में। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और दोनों के नाम अर्चना और प्रेरणा लिखने पड़ेंगे, अर्चना एंड प्रेरणा। अब रेशो क्या है, दोनों में बांटेंगे नेट प्रॉफिट को, फाइनल प्रॉफिट को, लेकिन रेशो उन्होंने बोला था 2:1। रेशो है 2:1, रेशो में बांटेंगे कैसा देखो मैं यहाँ पे ही बताता हूँ कैसे करना है। 825 रेशो है 2:1, बाद में इसको रफ कर देंगे समझाने के लिए। रेशो में कैसे बांटना होता है, जो भी रेशो का टोटल है ना, रेशो का टोटल कितना हो रहा है 2 + 1 3 ना, ये जिसको बांटना है ना डिवाइड बाय 3 कर दो, दोनों का टोटल लो डिवाइड कर दो। क्या अब करो इसको सॉल्व, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो रहा है, ठीक है।
2 बचा, 3 7 जा 21, फिर भी 1 बचा, 3 5 जा 15। तो आंसर कितना है? 275 आया ना। बस एक बार आंसर मिल गया ना, इसको एक बार मल्टीप्लाई करो 2 से, एक बार मल्टीप्लाई करो 1 से, रेशो से ही, एक बार 2 से एक बार 1 से, आंसर मिल जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता? देखो 2 × 275, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 + 1 15, फिर से 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 5, 550। फिर ये इसका हो गया। अभी इसकी बारी, 275 × 1, 275 × 1 तो 275 ही होता है ना। आगे 275 और 550। चलो ये तुमको समझ गया रहेगा, एक बार ऑलरेडी हमने किया था, तो इसको भी मिटा दो, इसका कुछ काम नहीं। नेट प्रॉफिट को अब हम लेके जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। बोलो, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा ना, बढ़ा दो उसका कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट। देखो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड किया मैंने, कितना? अर्चना का 550, अर्चना का 550, और ये प्रेरणा है, इसका भी नेट प्रॉफिट, इसका है 275, 275। बस टोटल लेके आउटर में लिखना बाकी अभी। तो एडलेस करके देखो ना, ये 1200 1200 तो गया, तो ये 0 हो गया। 40 + 550, 40,000, 550। फिर इसका था 19,975, प्लस माइनस करके 19,975। सबका इनर का कॉलम का आउटर में टोटल लिया है। देखो इसका हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। अब हम इसको टोटल करेंगे और फाइनल टैली हो गया, मतलब अपना आंसर खत्म। फाइनल टोटल आता है 87,525। 87,525 टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपको ये लिखने के बाद वर्किंग नोट भी लिखना है, नंबर वाइज लिखना, ये 1 3 2 ऐसा हो गया, आगे पीछे आप लाइन से लिख लेना इसको, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। शायद अपने टोटल क्वेश्चंस 5 ख़त्म हो चुके हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक और चीज़, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, चेक कर लेना कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक चीज़, अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि डाउट के बारे में तो अब तक मैंने कुछ बोला नहीं ना, वैसे अपने लेक्चर्स अगर आप ध्यान से देखोगे अब तक के पूरे लेक्चर, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन लेक्चर में नहीं दिया था, अगर आपको ठीक से याद होगा तो कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने, कुछ एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग द क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में 8 से 9 ही एडजस्टमेंट्स आपको एक्सप्लेन किया था, और कुछ एडजस्टमेंट ऐसी थी जो क्वेश्चन में आई थी और तब एक्सप्लेन किया था मैंने। तो हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स आपको बाद में, तो ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर दो, या फिर कमेंट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। कुछ डाउट होगा तो अपना मोबाइल नंबर लिख देना, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सअप पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर जैसे वो भी हो सके डाउट सॉल्व हो जाएगा। आप तब तक ये प्रैक्टिस करना, आज का सॉल्यूशन देख लेना और चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।